नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के पास बसे एक छोटे से शांत कस्बे में काव्या अपने परिवार के साथ रहती थी। काव्या का परिवार काफ़ी हँसता-खेलता और संस्कारी परिवार बन जाता था। दोस्तों, घर में माता-पिता, काव्या और उसका छोटा भाई थे। सब कुछ बहुत सामान्य और सुखद चल रहा था। तभी एक दिन काव्या के चचेरे भाई की शादी तय हुई। शादी का कार्यक्रम राज्य के बाहर किसी दूसरे शहर में था। पूरे परिवार को जाना था, बहुत ज़रूरी था। हफ्तों से पहले ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थी, कपड़े खरीदे जा रहे थे और जाने आने-जाने के टिकट बुक हो रहे थे। दोस्तों, काव्या का भी शादी में जाने का बहुत मन था। उसे शादियों का माहौल, ढोल नगाड़े, रंग-बिरंगे कपड़े और सब रिश्तेदारों से मिलना-जुलना बहुत पसंद था। लेकिन ये ऐन मौके पर उसकी कॉलेज की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की समय सारणी आ गई। परीक्षा ठीक उसी हफ्ते में थी, जिस हफ्ते में परिवार को बाहर जाना था। दोस्तों, काव्या ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह परीक्षा और शादी दोनों संभाल ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। आखिरकार बहुत भारी मन से उसने अपने घर पर ही रुकने का फैसला किया। दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हुई कि काव्या घर पर अकेली कैसे रहेगी। परिवार को एक पूरे हफ्ते के लिए बाहर रहना था। काव्या के पिता इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे। जमाना कैसा है, यह बात किसी से छिपी नहीं थी। आए दिन चोरी डकैती और अकेले पाकर लड़कियों के साथ होने वाली अनहोनी की खबरें आती रहती थी। दोस्तों, पिता का दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था कि अपनी जवान बेटी को 7 दिनों के लिए सोने घर में अकेला छोड़ दे। दोस्तों, काव्या के पिता ने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों की बात की, क्या कोई आकर उसके घर पर रुक सकता है, लेकिन शादी की वजह से लगभग सभी रिश्तेदार तो खुद ही उस आयोजन में जा रहे थे। तभी काव्या के पिता ने अपने एक बेहद पुराने और सबसे खास दोस्त सोहन लाल जी का ख्याल आया। सोहन लाल जी काव्या के पिता के लंगोटिया यार थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, साथ में जवानी के दिन बिताए थे। दोस्तों, सोहन लाल जी की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उनके रखरखाव, पहनावे और चुस्त शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 60 के हैं। 40-45 साल के चुस्त-दुरुस्त व्यक्ति लगते थे। उसका काव्या के घर पर सालों से आना-जाना था। काव्या भी पूरी उन्हें बचपन से ही सोहन अंकल कहकर बुलाती थी। दोस्तों, उनका रिश्ता बिल्कुल चाचा-भतीजी या पिता-पुत्री जैसा ही माना जाता था। काव्या के पिता ने तुरंत सोहन लाल जी को फ़ोन किया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, "देख सोहन, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी मदद चाहिए। हम सब शादी में बाहर जा रहे हैं और काव्या की परीक्षा की वजह से वो अकेली घर पर रुक रही है। मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। अगर तुझे कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या तू 1 हफ्ते के लिए शाम को हमारे घर पर आकर रुक सकता है? तू दिन में अपने काम पर चला जाना और रात को यहाँ आकर सो जाना। इससे काव्या भी सुरक्षित रहेगी और हम भी बेफ़िक्र होकर शादी में शामिल हो सकेंगे।" दोस्तों, सोहन लाल जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा, "भाई, तू यह कैसी बातें कर रहा है? काव्या तो मेरी बेटी जैसी है। तू बिल्कुल बेफ़िक्र होकर जा। मैं शाम को काम खत्म करके सीधे तेरे घर पहुँच जाया करूँगा। जब तक तू नहीं आता, काव्या की मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी।" पिता को सोहनलाल की बातों में बहुत तसल्ली मिली। उसका भरोसा और गहरा हो गया। उसकी बेटी अब बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों, शाम के समय परिवार के सभी लोग तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गए। जाते-जाते पिता ने काव्या को समझाया कि ध्यान से रहना, दरवाज़ा बंद रखना और सोहन अंकल का ख़्याल रखना। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपने माता-पिता को विदा किया। दोस्तों, जब शाम ढलने लगी तो सोहन लाल जी का काव्या के पास फ़ोन आया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, "काव्या बेटा, मैं काम निपटा कर घर ही आ रहा हूँ। बताओ रात के खाने में क्या ले आऊँ? तुम अकेले क्या-क्या बनाओगी?" दोस्तों, काव्या ने कहा, "अंकल, आप बस पनीर ले आइए। मुझे पनीर बहुत पसंद है। बाकी चावल और रोटी घर पर ही गरमा-गरम बना लूँगी।" दोस्तों, कुछ ही देर में सोहन अंकल हाथ में थैला लिए घर पहुँच गए। थैले में पनीर, साथ-साथ कुछ अंडे और नाश्ते का सामान भी था। वे काफ़ी थके हुए थे। काव्या ने उनके आते ही उन्हें पानी दिया और कहा, "अंकल, आप हाथ-मुँह धो लीजिए। मैं तब तक खाना लगाती हूँ।" दोस्तों, खाना टेबल पर लग गया। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बातें होने लगी। शुरुआत में बातें पढ़ाई, परीक्षा और परिवार की शादी को लेकर ही होती रही। लेकिन धीरे-धीरे सोहनलाल जी की बातों का रंग बदलने लगा। दोस्तों, अंकल ने काव्या की तरफ देखते हुए अचानक कहा, "काव्या, वैसे सच कहूँ तो तुम दिन-ब-दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। आज तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरी एक प्रेमिका हुआ करती थी। वह बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सुंदर थी। उसकी आँखें भी तुम्हारी तरह ही चमकती थी।" दोस्तों, काव्या को अंकल की यह बात थोड़ी अजीब और
अटपटी लगी, लेकिन उसने मन में सोचा कि शायद अंकल पुरानी यादों को खोकर यूं ही बातें कर रहे हैं। उसने बात को टालने की उद्देश्य से मुस्कुराकर कहा, अच्छा अंकल, क्या आप रात को सोने से पहले दूध लेंगे? दोस्तों सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, अगर हो तो दे दो। काव्या किचन में चली गई और दूध गर्म करके एक गिलास में ले आई। जब उसने गिलास सोहन अंकल की तरफ बढ़ाया तो उसने महसूस किया कि अंकल की नज़रें दूध के गिलास पर कम और उसके चेहरे और पहनावे पर ज़्यादा थी। गिलास लेते हुए अंकल ने एक बार फिर अजीब सी टिप्पणी की, दूध कितना भी मीठा क्यों मीठा हो काव्या, लेकिन अगर पिलाने वाला खास हो तो उसका नशा अलग ही होता है। दोस्तों काव्या ने इस बात को भी मजाक में उड़ाने की कोशिश की और बोली, अंकल आप भी ना आंटी के साथ भी ऐसी ही बातें करते हैं क्या? दोस्तों दोनों हंस दिए, लेकिन हवा में एक अजीब सी असहजता तैरने लगी थी। खाना खाने के बाद सोहनलाल जी ड्राइंग रूम में बैठकर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गए और काव्या ने किचन का सारा काम निपटाया। थोड़ी देर बाद इधर-उधर की बातें करने के बाद काव्या अपने कमरे में सोने चली गई और सोहन अंकल मेहमानों वाले कमरे में चले गए। दोस्तों अगली सुबह काव्या जल्दी उठ गई। उसने अंकल के लिए नाश्ता और चाय तैयार कर दी। जब काफ़ी देर तक अंकल के कमरे से कोई आहट नहीं आई तो काव्या उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे के बाहर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, अंकल उठ जाइए, आपको दफ्तर के लिए देर हो रही है। दोस्तों अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काव्या ने सोचा कि शायद वे गहरे सो रहे हैं। वह कमरे से अंदर गई और उन्हें हिलाकर जगाने लगी। जब वे फिर से नहीं उठे तो काव्या ने उनके ऊपर से चादर खींचते ही काव्या की नज़र अंकल की हालत और उनकी पोशाक पर पड़ी। वे बहुत ही बेपरवाह और अजीब तरीके से सो रहे थे। दोस्तों काव्या यह सब देखकर पल भर के लिए ठिठक गई। वे उसे अजीब ही शर्म और घबराहट महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऐसी स्थिति में कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी सोहनलाल की आँख खुल गई। उसने काव्या को खड़ा देखकर वे हड़बड़ाकर उठे और बोले, काव्या तुम यहाँ? दोस्तों काव्या ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और काँपती आवाज़ में कहा, अंकल उठ जाइए, देर हो रही है, नाश्ता तैयार है। सोहनलाल ने तुरंत अपने फ़ोन में समय देखा और बोले, अरे बाप रे! बहुत देर हो गई। वे जल्दी उठे और फ्रेश होने चले गए। काव्या ने जल्दी से उनका टिफ़िन पैक किया। नाश्ता करने के बाद सोहनलाल जी दफ्तर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद काव्या ने राहत की सांस ली। वह घर पर भी साफ सफाई में लग गई। दोस्तों सफाई करने के बाद जब वह बाथरूम में नहाने गई तो उसे पूरे समय एक अजीब सी बेचैनी और चिपचिपाहट महसूस होती रही। उसका मन अशांत था। नहा धोकर उसने नाश्ता किया और आराम करने के लिए बैठी, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। दोस्तों पूरा दिन सन्नाटे में बीत गया। दोपहर में उसने किसी तरह मन मारकर पढ़ाई की। शाम को लगभग 6 बज चुके थे। पढ़ाई करते-करते वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठा लिया और सोशल मीडिया चलाते-चलाते उसकी जब आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला कि जब उसकी नींद खुली तो शाम के 7:30 बज रहे थे। सोहन अंकल के आने का वक़्त हो चुका था। दोस्तों काव्या सोते-सोते पसीने से भीग चुकी थी। उसने सोचा कि अंकल के आने से पहले वह एक बार फिर नहा ले ताकि तरोताज़ा महसूस करे। दोस्तों नहाने के बाद आज उसने अपनी सबसे पसंदीदा काली शर्ट और जीन्स पहनी। उसने थोड़ा हल्का-फुल्का मेकअप भी किया। तभी वह अपने कमरे से बाहर निकल रही थी कि मुख्य दरवाजे पर ताला खुलने की आवाज़ आई। सोहन अंकल आ चुके थे। दोस्तों जैसे ही सोहनलाल की नज़र काव्या पर पड़ी, वे जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उसकी आँखों में एक अलग सी चमक आ गई। वे काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले, वाह काव्या, आज तो तुम सच में बहुत कमाल लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी जवानी के वो दिन याद आ गए जब लड़कियां सिर्फ एक नज़र के लिए तरसती थी। काव्या ने ध्यान दिया कि अंकल की नज़रें फिर से उसी अजीब दिशा में जा रही हैं। दोस्तों जहाँ सुबह से ही शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हालांकि जब सोहनलाल ने देखा कि काव्या की नज़र उसके बैग के पीछे टिक रही है तो उन्होंने तुरंत अपना बैग आगे कर दिया। दोस्तों अंकल जिस तरह से उसे घूर रहे थे, उसे काव्या के अंदर एक अजीब-सी मिली-जुली भावना पैदा हो रही थी। एक तरफ से वह डर और झिझक रही थी और दूसरी तरफ किसी पुरुष द्वारा अपनी सुंदरता की ऐसी तारीफ़ सुनकर उसका मन थोड़ा आकर्षित भी हो रहा था। दोस्तों उम्र के उस पड़ाव पर तारीफ़ सुनना उसे अंदर ही अंदर अजीब-सा रोमांच दे रहा था। हालाँकि उसका विवेक बार-बार चेतावनी दे रहा था कि यह इंसान उसके पिता की उम्र का है और रिश्ते में अलग अंकल है। दोस्तों सोहन लाल ने अपने तेवर बदलते हुए कहा, काव्या बेटा मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगाओ। काव्या ने घबराकर कहा, अंकल सच कहूँ तो मैंने अभी खाना बनाया ही नहीं है, मैं तैयार होने में ही समय भूल गई। सोहन लाल ने मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, तुम अब आराम से खाना बनाओ, तब तक मैं सोफे पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दोस्तों काव्या किचन में चली गई और खाना पकाने लगी। हमारे घर का
नक्शा ऐसा था कि सोफे पर बैठे-बैठे किचन का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई देता था। दोस्तों, काव्या जब भी खाना बनाते समय पीछे मुड़कर देखती तो पाती कि सोहनलाल की नज़रें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। वे एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। दोस्तों, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर से राजस्थान की गर्मी पल भर में ही उमस बढ़ गई और काव्या पसीने से तरबतर होने लगी। घर में इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। काव्या को बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। दोस्तों, घबराहट के मारे उसने तुरंत आवाज़ दी, सोहन अंकल, अंकल कहाँ हैं आप? बिजली चली गई। अंधेरे में दीवार पकड़कर काव्या हॉल की तरफ बढ़ने लगी। उधर से सोहनलाल भी टॉर्च ढूंढते हुए आगे बढ़े। अंधेरे के कारण दोनों की टक्कर हो गई। घबराहट से काव्या का हाथ अंकल के शरीर के उस अनचाहे हिस्से पर लग जाता है। सोहनलाल ने तुरंत उसे संभाला और कहा, अरे काव्या, संभालो, खुद को संभालो, डरो मत, मैं यहीं हूँ, आओ सोफे पर बैठो। दोस्तों, सोहनलाल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसकी पीली रोशनी में दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। सोहनलाल ने कहा, यहाँ तो बहुत गर्मी है काव्या, रसोई में चलना मुश्किल होगा। दोस्तों, दोनों किचन में गए। काव्या ने एक मोमबत्ती जलाई। सोहनलाल ने काव्या के पसीने के भीगे हुए चेहरे को देखा और कहा, तुम तो पूरी पसीने में भीग गई हो, लाओ मैं खाना बनाने की तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। दोस्तों, काव्या ने झिझकते हुए कहा, हाँ कर दी। दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगे। इस दौरान सोहनलाल काव्या के करीब आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। कभी सब्जी काटते समय हाथ छूट जाना, तो कभी बर्तन उठाते समय कंधे से कंधा टकरा जाना। बिजली आ चुकी थी, लेकिन वातावरण में फैली गर्मी अब सिर्फ मौसम की नहीं थी। खाना बनाने के बाद काव्या ने कहा, अंकल मैं पसीने से बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं एक बार फिर नहा कर आती हूँ। सोहनलाल ने कहा, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। दोस्तों, काव्या अपने कमरे में गई। उसने इस बार एक हल्की और छोटी फ्रॉक ड्रेस पहनी है। वह वही ड्रेस थी जो पिछले साल उसके जन्मदिन पर सोहनलाल अंकल ने उसे उपहार में दी थी। जब काव्या वह ड्रेस पहनकर बाहर आई तो सोहनलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वे गदगद होकर बोले, काव्या, या तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पर दी थी। आज तुम्हें इसमें देख कर मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं। दोस्तों, काव्या ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। दोनों ने साथ में डिनर किया। खाने के बाद दोनों सोहन अंकल के कमरे में बैठकर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान सोहनलाल ने अचानक मजाक करते हुए कहा, अरे काव्या, तुम्हारे कंधे पर देखो, कितना बड़ा कॉकरोच है। दोस्तों, काव्या कॉकरोच से बेहद डरती थी। वह चीख पड़ी और बिना सोचे समझे सोहन अंकल के गले से लग गई। उसने अंकल को कसकर पकड़ लिया। दोस्तों, सोहन लाल जोर जोर से हंसने लगे। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। काव्या को जब एहसास हुआ कि वह अंकल की बाहों में है तो वह पीछे हटने लगी, लेकिन सोहनलाल ने उसे पकड़ के ढीला नहीं होने दिया। उन्होंने उसे और कसकर अपने पास खींच लिया। काव्या का दिल किसी जंगली पंछी की तरह सीने से फड़फड़ाने लगा। दोस्तों, सोहनलाल ने उसके कान में पास झुककर धीरे से कहा, डरने की कोई बात नहीं काव्या, हम दोनों दोस्त ही हैं। वैसे भी आज बिजली फिर जा सकती है, तुम अकेले कमरे में डरोगी। एक काम करो, आज रात तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ। काव्या के दिमाग में सही और गलत की जंग चल रही थी। दोस्तों, एक तरफ उसकी नैतिकता के उसके पिता का भरोसा और समाज की बंदिशें थी, दूसरी तरफ अकेलापन, अंकल का सम्मोहक व्यवहार और उसके अंदर जागती हुई नई भावनाएं। वह बिना कुछ कहे चुपचाप सोहन अंकल के पास बैठ गई और ठीक उसी वक्त हिम्मत किस्मत का खेल देखिए, बिजली फिर से चली गई। दोस्तों, आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और भीषण गर्मी थी। सोहनलाल ने कहा, कमरे में दम घुट जाएगा काव्या, चलो छत पर चलते हैं, वहाँ थोड़ी हवा होगी। दोनों छत पर गद्दे और मच्छरदानी लेकर चले गए, लेकिन छत पर भी हवा बंद थी। पसीने से लथपथ काव्या करवटें बदल रही थी। दोस्तों, सोहनलाल ने उसके करीब आते हुए कहा, काव्या, अगर तुम्हारा बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ, तुम नीचे जाकर कोई बहुत हल्की या नेट की नाइट वाली पहन आओ, इससे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। दोस्तों, काव्या पहले तो हिचकिचाई, लेकिन गर्मी और अंकल की बातों से असर में आकर वह नीचे गई। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और एक हल्की पारदर्शी सी नाइट पहनकर छत पर वापस आ गई। दोस्तों, जब सोहनलाल ने चांदनी रात में काव्या के उस रूप को देखा तो उसकी नीयत पूरी तरह से डगमगा गई। वे काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोले, काव्या, तुम्हें इस रूप में देखकर आज मैं बहुत खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरे पास आकर कुछ महसूस हो रहा है? दोस्तों, काव्या ने अपनी आंखें झुका ली और कांपती आवाज में कहा, अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। दोस्तों, सोहनलाल ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और पूछने लगे, सच बताओ काव्या, क्या स्कूल या कॉलेज में तुम्हारा कोई
बॉयफ्रेंड नहीं है। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं, तुम अभी भी पुरानी सोच में जी रही हो। दोस्तों काव्य ने कहा, नहीं अंकल, मुझे पढ़ाई से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सोहनलाल ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और सहलाते हुए बोले, तो फिर बताओ तुम्हें मेरे जैसा इंसान कैसा लगता है? क्या तुम मेरे साथ कुछ पल सुकून के नहीं बिता सकती? दोस्तों काव्या ने कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मेरे पापा की उम्र के हैं। सोहनलाल मुस्कुराए और बोले, उम्र तो बस एक संख्या है काव्या, एहसास मायने नहीं रखते। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जब तुम्हारी मर्जी से होगा। सोहनलाल ने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया। काव्या का शरीर कांप रहा था। उसे पता था कि जो होने जा रहा है वह उसके भरोसे का कत्ल है, और उसके पिता ने इस उम्र 60 साल के इंसान पर किया था। वह जानती थी कि वह एक बहुत बड़ा गलत कदम है, लेकिन उस पल अकेलेपन, आकर्षण और सोहनलाल की मीठी चिकनी बातों से जाल में वह इस तरह कदर उलझ चुकी थी कि उसकी सही गलत की पहचान धुंधली पड़ गई। दोस्तों काव्य ने खुद को सोहनलाल के हवाले कर दिया। छत की उस काली रात में दोनों ने एक दूसरे से पास पहुंचकर दोनों ने गलत रिश्ते कायम किए। जहां एक तरफ वासना का खेल चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बाप के अटूट भरोसे की धज्जियां उड़ रही थी। काव्या भले ही उस पल के बहकावे में आकर अंकल का हाथ साथ दे रही थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में डर का वो साया लगातार मंडरा रहा था कि अगर यह बात उसके परिवार को पता चली तो क्या होगा। दोस्तों रात ढलती रही और गलतियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी दास्तान बनते हुए जिसका अंत केवल पछतावे और रिश्तों के विनाश पर ही होना तय था। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।